आदित्य की जब आंखें खुलती हैं तो वह देखता है बेड पर उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। यह देखकर टाइम देखता है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। वॉशरूम की तरफ नज़र डालता है। वॉशरूम खुला होता है। बेड से उठकर वह बालकनी में जाता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। आदित्य अब कमरे से बाहर आकर हर तरफ देखने लगता है तो हॉल और बाकी कमरे में भी दिव्या नहीं होती। आदित्य अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर कुछ सोचते हुए वह किचन की तरफ जाता है। किचन में जाकर देखता है तो दिव्या किचन में नाश्ता बना रही होती है। दिव्या को देखकर आदित्य की सारी परेशानी डर तुरंत खत्म हो जाता है। आदित्य दरवाजे पर खड़े ही दिव्या को बस देखते ही रहता है। वहीं दिव्या अपनी काम में पूरी तरह से बिजी थी। आदित्य दिव्या को देख ही रहा था कि अचानक उसे गुस्सा आ जाता है। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या का हाथ पकड़कर किचन से बाहर लेकर आता है। दिव्या पहले तो हैरान हो जाती है, फिर बिना कोई रिएक्शन के बस आदित्य को देखती ही रहती है। आदित्य दिव्या को बेड पर बैठाता है। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दिव्या के सर से पट्टी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है। अचानक से दिव्या अपनी जगह से उठ जाती है। दिव्या को ऐसे अचानक उड़ते देख आदित्य उसे देखने लगता है। दिव्या आईने के पास जाकर खुद पट्टी को निकालने लगती है। दिव्या को निकालते वक्त गलती से उसके घाव में लग जाती है, जिससे कि उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुन आदित्य गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस जाती हैं और वह बेड से उठकर दिव्या के पास जाता है। आदित्य दिव्या के पास जाता उससे ही पहले दिव्या उससे दूर हो जाती है। दिव्या का यूं दूर जाना आदित्य से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आदित्य अपनी आंखें बंद करके खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। दिव्या बेड की तरफ जाकर दवाई लेती है और फिर आईने के पास जाकर दवाई लगा लेती है। अब तक दिव्या का घाव थोड़ा सा भर गया था। आदित्य दिव्या को एक नज़र देखकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। दिव्या भी कमरे से बाहर निकल जाती है। दिव्या आदित्य के लिए नाश्ता रूम पे ही भिजवा देती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ खुद नाश्ता करने लगती है। नाश्ता हो जाने के बाद दिव्या गार्डन की तरफ चली जाती है। कुछ देर तक गार्डन में टहलने के बाद दिव्या वापस विला में आती है कि तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए आदित्य पर पड़ती है। उसे देखती ही दिव्या अपनी नज़रें फेर लेती है और सोफे की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य भी दिव्या को बिन देखे ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। दिव्या हमेशा आदित्य से दूर जाती है। दिव्या की हरकत से आदित्य भी दिव्या के पास बिल्कुल नहीं जाता। अब तो दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। ज़्यादातर तो आदित्य अपने स्टडी रूम में ही सो जाया करता था। दिव्या को भी अब आदित्य के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही आदित्य दिव्या से दूरी बनाए रखता, फिर भी उसके ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दिव्या भी आदित्य का ध्यान रखने के पीछे नहीं हटती थी। काम की वजह से हमेशा आदित्य नाश्ता, लंच, डिनर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन दिव्या उसके लिए हमेशा टाइम में खाना भेज देती थी।
दूरियां तो थीं, लेकिन केयर एक दूसरे की बहुत किया करते। वैसे ही एक दिन दिव्या सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन पर लगी हुई थी। तभी एक बॉडीगार्ड एक लड़की को लेकर अंदर आता है और दिव्या को गुड मॉर्निंग विश करता है। दिव्या भी उसका रिप्लाई देती है। वह बॉडीगार्ड लड़की को सोफे पर बैठने का कहकर वहां से चला जाता है। दिव्या उस लड़की की ओर देखने लगती है। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके चेहरे, हाथ, गर्दन, पैरों पर मारने और काटने के भी निशान थे। दिव्या को खुद को ऐसा देखकर वह लड़की खुद के ही चोटों को छुपाने लगती है। दिव्या को बहुत अजीब लगता है। दिव्या उस लड़की को ही देख रही थी कि तभी आदित्य सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है। उसके पीछे रॉकी भी था। वह लड़की जैसे ही आदित्य को देखती है, एकदम से खड़ी हो जाती है। आदित्य पहले दिव्या को देखता है, जो सोफे पर बैठे उसके आने से फोन में बिजी होने का नाटक कर रही थी। फिर उस लड़की की तरफ देखता है। आदित्य सख्त आवाज में, गेस्ट रूम को साफ करवा दो। आदित्य के बोलते ही वहां खड़े सर्वेंट गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। आदित्य इतना बोलकर वहां से चला जाता है और रॉकी वहीं लड़की को देखकर कहता है, ये बॉस की वाइफ है। जैसे ही लड़की यह सुनती है, उसकी नज़र दिव्या पर चली जाती है। दिव्या भी उसे देखती है। रॉकी दिव्या को देखकर, मैम ये बॉस की रिलेटिव हैं, अब से ये यहीं रहेंगे। दिव्या कोई जवाब नहीं देती। दोनों का इंट्रोड्यूस करके रॉकी वहां से चला जाता है। दिव्या उस लड़की को देखकर अपनी जगह से उठती है और लड़की के सामने बैठ जाती है। वह लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है। दिव्या उसके दुपट्टे को हटाकर शरीर के हर एक चोट को नोटिस करने लगती है। चोटों से तो साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी की है। दिव्या उसके चोटों को टच करती है तो उस लड़की के मुंह से आह निकल जाती है। आह सुनकर दिव्या उस लड़की को देखने लगती है। दिव्या बहुत नरमी से पूछती है, आपका नाम क्या है? वह लड़की थोड़ा सा घबराते हुए, रूमी। दिव्या, आप हैं कौन? रूमी, हम वो आदित्य भाई की बहन हैं। बहन सुनते ही दिव्या बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने किसी के मुंह से भी रूमी नाम तो नहीं सुना था। दिव्या तो ऐसा कंफ्यूज देखकर रूमी जल्दी से कहती है, वो हम आदि भाई के असली बहन नहीं हैं। दिव्या फिर से उसकी चोटों को देखते हुए पूछती है, आपकी ये हालत कैसे हो गई है? जैसे ही दिव्या यह सवाल करती है, रूमी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। दिव्या जल्दी से उसके हाथों में अपना हाथ रख कर कहती है, देखिए रूमी, आप हमें सब कुछ बता सकते हैं। हम तो आपके भाभी हैं ना, और भाभी तो माँ समान होती है। तो इस नाते आप अपनी माँ समझकर मुझे बता सकती हैं। दिव्या के बोलते ही रूमी दिव्या के गले लगकर रोने लगती है। दिव्या उसके पीठ को सहलाने लगती है। काफ़ी देर के रोने के बाद रूमी चुप हो जाती है, लेकिन दिव्या से दूर नहीं होती। जैसे कि दिव्या का अकेलापन उसे दर्द से छुटकारा दे रहा हो। तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है, मैम गेस्ट रूम तैयार है।
दिव्या रूमी को अलग करती है और उसके गालों पर हाथ रखकर कहती है, आप कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ठीक है। रूमी हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दिव्या को रूमी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। रूमी ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उसके जाने के बाद दिव्या एक सर्वेंट को बुलाती है और रूमी को कुछ दवाई और खाना देने के लिए कहती है। इधर ज्येष्ठा कैफे में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे अपने कानों में कुछ अजीब सी बातें सुनाई देती हैं। मिस्टर अशोक मित्तल एक होटल में आज शाम को होंगे, तुम्हें उसे मानना है। इसके बदले में तुम्हें 50 लाख मिलेंगे। जैसे ही ज्येष्ठा यह सुनती है तो पीछे मुड़कर देखने लगती है। पीछे एक लड़का और लड़की चेयर पर बैठे होते थे। लड़की का चेहरा तो ज्येष्ठा को दिख रहा था, लेकिन लड़का का चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रही थी। ज्येष्ठा लड़के के चेहरे को देखने की नाकाम कोशिश करने लगती है। तभी दोनों वहाँ से उठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ज्येष्ठा भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी लड़का का चेहरा ज्येष्ठा को दिख जाता है। जैसे ही ज्येष्ठा लड़के का चेहरा देखती है तो उसके मुंह से एकाएक निकलती है, नकुल, ये तो वही है जो हमेशा दी से मिलने घर आया करता है। ज्येष्ठा उनका पीछा करने के लिए जा ही रही होती है कि वह किसी से टकरा जाती है। टकराते ही सामने वाले का कुछ सामान गिर जाता है। ज्येष्ठा जल्दी से उसका सामान उठाती है और उसको सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो अब उसे वहाँ कोई नहीं देखता। दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। ज्येष्ठा को अब ध्रुव की बात याद आती है। तुम जिसकी वजह से मुझे इतनी नफरत करती हो, तुम्हें पता भी है वो कैसी है। ज्येष्ठा खुद से ही कहती है, कहीं वो सही तो नहीं बोल रहा था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं किसी के बात में यकीन कर लूँ। मेरी दीदी कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। इतना बोलते ही ज्येष्ठा सर झटकते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर दिव्या अपने कमरे में परेशान सा टहल रही थी। उसे रूमी के बारे में जानने की बहुत जला तलब हो रही थी। रूमी तो अब तक सो रही थी, तो दिव्या उसके बारे में जान भी नहीं पा रही थी। दिव्या से रहा नहीं जाता और वह अनुज को कॉल करती है और उधर से तुरंत कॉल रिसीव होता है और अनुज की आवाज़ आती है, क्या बात है भाभी, आज तो आपको भी आपके प्यारे देवर की याद आ ही गई। दिव्या मुस्कुराते हुए, हम तो रोज ही आपको बहुत याद करते हैं। अनुज तुरंत कहता है, लगता है आदि भाई आपको बहुत ज़्यादा ही बोर कर देते होंगे। दिव्या अनुज की बातों को नज़रअंदाज कहते हुए कहती हैं, हमें आपसे कुछ पूछना था। अनुज, हाँ पूछिए। दिव्या, वो हमें दिव्या इतना ही बोलती है कि दिव्या का फ़ोन कोई छीन लेता है। दिव्या सामने देखती है तो आदित्य होता है। आदित्य को देखकर दिव्या को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी अनुज की आवाज़ आती है, हेलो भाभी, भाभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अनुज इतना बोला ही था कि आदित्य कॉल कट कर देता है और दिव्या को देखने लगता है। दिव्या भी आदित्य के नज़रों में कुछ खोजने की कोशिश करते हुए बिल्कुल खो सी जाती है।
दोनों अपनी नज़रों में खोते ही जा रहे थे कि दिव्या का फ़ोन फिर रिंग होता है। दिव्या आदित्य के हाथ से फ़ोन ले लेती है और रिसीव करती है। उधर से अनुज, हेलो भाभी। दिव्या बालकनी की तरफ जाते हुए, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अनुज सवाल करते हुए, भाभी आप ही कुछ पूछ रही थी। दिव्या बात को संभालते हुए, हाँ वो हम पूछ रहे थे कि रूही और रूहानी कैसी हैं। अनुज, हाँ भाभी दोनों ठीक हैं। कुछ देर तक दिव्या अनुज से बातें करती है और फिर कॉल को कट कर पीछे मुड़कर देखती है तो अब तक आदित्य वहाँ से जा चुका होता है। दिव्या गहरी सांस लेकर कमरे के बाहर निकल जाती है। दिव्या रूमी के रूम में जाती है जहाँ रूमी पहले से डिनर कर रही होती है। दिव्या रूमी को परेशान न करते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। अकेले डिनर करते करते दिव्या फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वह हमेशा ही किसी न किसी के साथ डिनर करती थी, लेकिन जब से यहाँ आदित्य से बहस हुई थी तब से दिव्या अकेले ही डिनर करती थी। दिव्या का मन किसी के साथ बैठकर डिनर करने का कर रहा था, पर अब तो वह आदित्य को भी नहीं बोल सकती थी कि वह उसके साथ डिनर करे। दिव्या बुझे मन से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सर झुकाए डिनर करने लगती है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा है। दिव्या सर उठाकर देखती है तो आदित्य उसके पास आकर डिनर कर रहा था। दिव्या की तो जैसे मनोकामना ही पूर्ण हो गई हो। वह मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन जाहिर नहीं हो देती। कुछ देर बाद दोनों का डिनर हो जाता है। दिव्या अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है तो वहीं आदित्य भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दिव्या बस आदित्य को दूसरे कमरे में जाते हुए देखने लगती है। फिर वह कुछ सोचते हुए ही दिव्या अपने कदम आदित्य के कमरे की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही उसे डिवोर्स का ख्याल आता है उसके कदम वहीं रुक जाती हैं और वह वापस अपने कमरे में चले जाती है। सुबह दिव्या रूमी के कमरे में जाकर देखती है तो रूमी किसी सोच में डूबी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दिव्या दरवाज़ा नॉक करती है तो रूमी दरवाजे की तरफ देखती है। दिव्या को देखकर रूमी एकदम से खड़ी हो जाती है। दिव्या अंदर जाकर रूमी को बैठाकर खुद एक चेयर लाकर बैठ जाती है। दिव्या रूमी के दर्दों को जानने के लिए पूछती है, कल की जो बात अधूरी रह गई है वह हमें पूरी सुननी है। रूमी दिव्या को देखती है, फिर दिव्या से नज़रें हटाकर कहती है, जब मैं करीब 10 साल की थी तब दादी मुझे एक अनाथ आश्रम से लेकर आई थी। मैं जब संज्ञानिया परिवार में गई तब मैं सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। अनुज भाई, अर्जुन भाई, रूहान भाई, रूही दी, रूहानी दी, सबसे मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल गई, लेकिन एक से मैंने ना कभी बात की ना ही उसके पास गई। वह थे आदि भाई। आदि भाई से सभी मुझसे दूरी बनाकर रहने के लिए कहते थे। रूही और रूहानी दी तो आदि भाई से डरा करती थी। उन्हें देखकर मैं भी आदि भाई से डरने लगी। उन्हें कभी मैंने हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब भी उनके पास जाती एक अजीब सा डर मुझे लगता, लेकिन वह डर कुछ वक्त के लिए ही रहता, क्योंकि आदि भाई तो हमेशा हॉस्टल में ज़्यादातर
रहा करते थे। दादी और बाकी घर वाले मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखे हुए थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और मैं कॉलेज की पढ़ाई करने लगी। अर्जुन भाई भी हॉस्टल में पढ़ने लगे। मैं रूही दी, रूहानी दी, अनुज भाई और रूहान भाई एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते। एक दिन मैं अकेली कॉलेज गई। उस वक्त रूही दी और रूहानी दी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक गई हुई थी। अनुज भाई का मन नहीं था कॉलेज जाने का और रूहान भाई जल्दी ही अपने दोस्त के साथ वहाँ से चले गए थे। कॉलेज में मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। करीब 7 बज चुके थे और मैं अकेली बिलाही जा रही थी। रास्ते पर एक भी इंसान नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घबरा रही थी। कुछ दूरी पर चलने पर मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा पीछा चल रहा है और मैं ज़्यादा घबराने लगी। मैं हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जो अपने रास्ते को देखते हुए चल रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। मेरी दर्द थोड़ी सी तो कम हुई और मैं चलने लगी। मैं चल ही रही थी कि मुझे उस लड़के की आवाज़ आई, हेलो, आप ऐसे अकेली क्यों जा रही हैं? आपके साथ कोई नहीं है क्या? मैंने पूछे मुड़कर कहा, जी आज मैं अकेली ही हूँ। वह लड़का जल्दी से मेरे पास आया और साथ चलते हुए बोला, मुझे भी इधर ही जाना है, चाहे तो हम आपके साथ चल सकते हैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तभी उसने फिर सवाल किया, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, जीरू मी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है। मैंने भी उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मानव बताया। हम दोनों बात करते हुए रास्ता सफ़र करने लगे। देखते ही देखते रास्ते खत्म हुए और मैं बिला पहुंच गई। बिला में पहुंचते ही सब मुझसे परेशान होकर सवाल करने लगे। मैंने सबको तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर मेरी मुलाकात मानव से हुई। हम दोनों की बात हुई। उसके बाद से हम रोज़ मिलने लगे, बातें करने लगे। हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। फिर यह रिश्ता कब प्यार में बदल गया, हमें पता भी नहीं चला। दादी इन सब के खिलाफ थी क्योंकि मानव जॉब नहीं किया करता था। अपने पापा के पेंशन से ही अपना खर्च उठाता। तो मैंने दादी को मानव के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद मानव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि अब शादी का डिसीजन सही नहीं है अभी। तो उसने कहा कि वो मेरा बिना नहीं रह पा रहा है। मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर हो गई और घर छोड़कर मानव के साथ चली गई। दादी ने मुझे हर जगह खोजने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे ढूंढ भी लिया था। दादी ने मुझे घर चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। दादी ने कहा कि मैंने दुनियादारी नहीं देखी, मानो मुझे झूठे जाल में फंसा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने दादी के खिलाफ जाकर अपने प्यार का साथ दिया। दादी ने गुस्से में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस वक्त मैं पूरी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्यार का साथ दिया। उसके बाद से दादी ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी। मानो मुझे मसूरी लेकर आ गया। यहाँ एक होटल में हम रहने लगे। मानो काम भी करने लगा था, जिससे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन
लेकिन वो रूमी रुक जाती है। दिव्या उसे ध्यान से देखने लगती है। रूमी के चेहरे पर अजीब सा डर और घबराहट दिखने लगती है। रूमी फिर से बोलती है, एक दिन मानव बहुत ज़्यादा शराब पी कर घर आया। उसे संभालते हुए मैंने उसे बेड पर लिटा दिया। अचानक से मानव ने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और नीचे करके मुझे बहुत ही रूडली किस करने लगा। मुझे लगा मानव होश में नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। इसलिए वह जो करना चाहता है मैंने उसे करने दिया। दूसरे दिन फिर मानव ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे बेड पर बांध दिया और बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद उसने फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दिया। मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रही, छटपटाती रही, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसे छोड़ने के लिए भीख भी मांगी, लेकिन उसकी हवस जब तक ख़त्म नहीं हुई तब तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। रूमी की आंखों में ये सब बोलते बोलते आंसू आ जाते हैं। वह दर्द भरी आवाज़ में कहती है, उसने रात 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मुझे ऐसे ही दर्द देता रहा, अपनी हवस को मिटाता रहा। मैं बेजान सी बेड पर लेटी बस उसकी हवस की शिकार बन रही थी। ऐसे ही वह रोज़ रात को अपनी हवस मिटाता रहता और मुझे दर्द देता रहता। मैंने जब उससे पूछा कि उसने मुझसे शादी क्यों की है, प्यार करते हुए वो भी मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है, तो उसने कहा कि वो सब मेरे पैसों से प्यार करता है। उसे लगा था कि मैं सिंघानिया परिवार की अपनी औलाद हूँ, तो कभी न कभी तो सिंघानिया परिवार उसे अपनाएगा ही। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चल गया कि मैं अनाथ हूँ, तो उसे पैसे न सही लेकिन जिस्म से खेलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं जैसे भी करके उसके चंगुल से छूट कर भाग गई। तब मैं आदि भाई से मिली। मेरी हालत देखकर रॉकी भाई ने एक फ्लैट में रहने का इंतज़ाम कर दिया, जो आदि भाई ने ही करने के लिए कहा था। मेरे बारे में आदि भाई दादी को बता नहीं सकते थे, इसलिए रॉकी भाई ने कहा कि मैं मानव को डिवोर्स दे दूं, ताकि कानून भी उसकी सपोर्ट ना कर सके। डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए आदि भाई ने मानव को घसीट लाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। भले ही वह मुझसे प्यार न करता हो, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसे दर्द में मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। सिग्नेचर लाने के लिए मैं फिर से मानव के पास चली गई। रॉकी भाई ने मुझे बहुत मना किया कि वह लोग सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं मानव से आज़ाद होने के लिए उसके कैद में फिर से चली गई। रूमी उन पलों को याद करके फिर से रोने लगी और रोते हुए कहती है, मैं जैसे ही मानव के पास पहुंची, उसने मेरे बाल खींचकर अंदर की ओर ढकेल दिया। फिर गेट बंद करके उसने अपना बेड निकाल कर उसने मुझे बहुत मारा। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा पूरा जख्मी हो चुका था। मानव इतना ही नहीं रुका, उसने मुझे बेड पर फेंक दिया और मेरे सारे कपड़े फाड़ कर मेरे साथ फिर वही ज़बरदस्ती करने लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उससे मानव को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार दिन रात सुबह शाम मेरे शरीर को नोचता रहा, अपनी हवस मिटाता रहा।
मुझे दर्द देता रहा और मैं बस उसकी हवस की शिकार बनती गई। रूमी अब बिलख बिलख कर रोने लगी थी तो दिव्या ने उसे गले लगाकर पीठ थपथपाने लगी। रूमी रोते हुए कहती है, भाभी वो मानव नहीं दानव है। मैंने दादी के खिलाफ जाकर उसका साथ दिया और उसने मेरे साथ। भाभी वो इंसान भी हो ही नहीं सकता, जानवर है वो, जानवर। मैंने एक जानवर से प्यार किया। रूमी के हर एक बातों को सुनकर दिव्या की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। बहुत देर तक रूमी रोती रही, फिर थोड़ी चुप होकर आगे बोलती है, मैं सिग्नेचर लेकर आ गई। तभी रॉकी भाई ने कहा कि उन्होंने जो डिवोर्स पेपर बनवाए थे वह खराब हो गए हैं, इसलिए दूसरा बनाने के लिए 1 दिन और टाइम लगेगा। रॉकी भाई ने मुझे एक सेफ जगह पर रखा, फिर डिवोर्स फाइल होने के बाद मुझे यहाँ आने के लिए कह दिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि आदि भाई कभी दादी के खिलाफ जाकर मेरे साथ देंगे। आदि भाई जैसे दिखते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो कभी दिखावा नहीं करते, जो भी करते हैं छुपा कर ही करते हैं, चाहे किसी की केयर करना हो या फिर किसी के दर्दों को संभालना हो। रूमी के हर एक बातों को सुनकर दिव्या को जैसे कुछ याद आता है। वह रूमी को बिना कुछ कहे वहाँ से तेज कदमों से बाहर की ओर चली जाती है। दिव्या अपने कमरे में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। वह हर एक जगह ढूंढ कर थक जाती है और बैठ जाती है। फिर याद करने लगती है कि उसने कहाँ रखा है। फिर अचानक दिव्या को याद आता है। वह जल्दी से ड्रॉ खोल कर देखती है तो वहाँ वही डिवोर्स पेपर होते हैं जिसे दिव्या ने सिग्नेचर किया था। दिव्या डिवोर्स पेपर को पढ़ते हुए मिस्टर मानव बख्शी और मिसेस रूमी बख्शी नाम पढ़ते ही दिव्या को एहसास होता है कि उसने आदित्य को कितना गलत समझ लिया था। वह तो रूमी और मानव के चुंगल को छुटाने के लिए डिवोर्स पेपर बनाए थे, लेकिन दिव्या ने समझ लिया था कि आदित्य दिव्या को डिवोर्स देना चाहता है। कितनी गलत थी वो। उसने आदित्य की बातों को नज़रअंदाज करके खुद फैसला ले लिया कि आदित्य क्या चाहता है। दिव्या ने आदित्य की केयर, हक, करीबी सबको झूठ करार कर दिया। दिव्या को अब खुद की बातों पर ही पछतावा होने लगा था। आखिर उसने आदित्य को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। एक बार आदित्य की बात मानकर उसने डिवोर्स पेपर क्यों नहीं देख लिए, तो शायद आज दिव्या अपनी बातों पर पछतावा नहीं करती। दिव्या डिवोर्स पेपर को रखकर वहीं बेड पर बैठ जाती है। अब उसे आदित्य की बात याद आने लगती है। आँखों से देखा और कानों से सुना हमेशा सच भी नहीं होता। दिव्या आदित्य की हर एक हरकत और आदतों को याद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी को बांधा गया था। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था सिवाय शॉर्ट पैंट के। आदित्य उस कमरे में एंटर होता है और उस आदमी के सामने चेयर पर बैठ जाता है। उस वक्त आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके सामने बंधा हुआ आदमी मानव था। आदित्य अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो एक बॉडीगार्ड एक कांच की बोतल लेकर आते हैं। वह बॉडीगार्ड बोतल को खोलता है तो उसमें से धुआं सा निकलने लगता है। बोतल में रखा हुआ
जो सामान था वह बॉडीगार्ड मानव पर छिड़कता है। वो छिड़कते ही मानव की दर्द भरी चीख कमरे में गूंज उठती है। फिर एक बार कमरे में आवाज़ के साथ मानव की दर्द भरी चीख निकल जाती है। मानव दर्द से तड़पने लगता है। आदित्य अपनी जगह से उठकर गुस्से में कहता है, जितना इसने रूमी को दर्द दिया है उससे भी ज़्यादा दर्द इसे दो, और याद रहे ये मरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड्स हमें अपना सिर हिला देते हैं। वहीं आदित्य की बात सुनकर मानव की तो रूह ही कांप उठती है। वह अब भी दर्द में तड़प रहा था। उसके हाथों से खून पानी की तरह निकल रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आदित्य कमरे से निकल जाता है, जिसके जाने के बाद दो बॉडीगार्ड लाते हैं और मानव को अपनी पूरी ताकत लगाकर मारने लगते हैं। एक बार से फिर एक बार मानव चीख पड़ता है। वह छोड़ने की भीख मांगने लगता है, लेकिन उन दोनों बॉडीगार्ड को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। वह दोनों लगातार मानव के शरीर पर वार किए जा रहे थे। मानव के पूरे शरीर पर घाव दिखने लगे थे। अब तो उसके मुंह से आवाज़ निकलना भी बंद हो चुका था। वह दर्द से चीखते चीखते थक चुका था। आखिर में वह दर्द को सह नहीं पाता और फिर वह बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर भी बॉडीगार्ड्स नहीं रुकते। वैसे ही मानव को मारते रहते हैं। वहीं आदित्य बिला पहुंचकर अंदर जाता है। वहां जाकर देखता है तो दिव्या हाल पर सोफे पर ही सो गई थी। आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर कमरे की ओर लेकर चला जाता है और बेड पर अच्छे से लेटाकर उठकर जाने लगता है कि दिव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। दिव्या के पकड़ते ही आदित्य दिव्या को देखने लगता है। दिव्या अपनी आंखें खोलकर उठ जाती है और तुरंत आदित्य के गले लग जाती है। दिव्या के अचानक इस रिएक्शन से आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह वैसे ही भूत बनकर खड़ा रहता है। वहीं आदित्य के गले लगकर दिव्या को बहुत सुकून सा मिलता है, जिसे उसने कब से अपने से दूर रखा हुआ था। वह आदित्य से दूर नहीं रह पा रही थी, लेकिन उसकी एक गलतफहमी की वजह से उसने आदित्य को खुद से ही दूर कर दिया था। दिव्या आंखें बंद करके बस आदित्य के करीबी को महसूस कर रही थी। दिव्या ने आज ठान लिया था कि आज वह आदित्य के करीबी को ऐसे ही महसूस करेगी। दिव्या को बिल्कुल शांत से गले लगे हुए महसूस कर आदित्य भी अपने हाथ बढ़ाकर दिव्या की पीठ पर रख लेता है। आदित्य के हाथ रखते ही दिव्या सिरह सी जाती है और आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। तड़प तो आदित्य को भी थी दिव्या के करीब आने की, इसलिए वह भी और कसकर दिव्या को गले लगा लेता है। दोनों ही अपने करीबी में बहुत खो जाते हैं। दोनों की धड़कन एक साथ धड़कने लगती है। कमरे में आती रात की ठंडी हवा दोनों को छूते हुए निकल रही थी। चांद की रोशनी कुछ हद तक दोनों को देखे जा रही थी। रात के शांत इन माहौल में दोनों की सांसें और धड़कनों की शोर किए जा रही थी। दोस्तों, प्लीज़ आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और जिन दोस्तों ने
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।